मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियां जो कि प्रगतिशील विचारधारा से प्रेरित है, यानी कि आपको पता है केदारनाथ अग्रवाल जो कि हैं वो प्रगतिशील रचनाकार हैं। नागार्जुन पे आज हम बात करेंगे किस तरीके का नागार्जुन का व्यक्तित्व रहा, कृतित्व रहा और जीवन वृत्त रहा, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं तमाम रचनाकारों पर बात की है, चाहे वो भक्ति काल से संबंधित हो, संत हो, चाहे वो आधुनिक काल से संबंधित रचनाकार हों। आलोचकों में भी कुछ पे हम लोगों ने बात कर ली है, तो उससे संबंधित जो वीडियोस है उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के तौर पर मिल जाएगा। हिंदी साहित्य रचनाकार के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको तमाम रचनाकार मिलेंगे जो कि भक्ति काल से संबंधित हैं, आधुनिक काल से संबंधित हैं। तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी जो भी परीक्षाएं हैं एकेडमिक अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। नागार्जुन पे हम बात करेंगे किस तरीके का नागार्जुन का जो नागार्जुन की विचारशीलता है और उनका जो कृतित्व है उस पर हम बात करेंगे। नागार्जुन का जो जन्म हुआ आपको पता है 1911 को हुआ। कहाँ हुआ? मधुबनी बिहार में जन्मे नागार्जुन। 1998 में इनका देहावसान हुआ बिहार में ही। तो ये इनके विषय में कुछ बेसिक बातें। नागार्जुन के विषय में आप लोग जानते हैं किस तरीके से नागार्जुन जो है वो अपने को जन कवि बताते हैं और जनता के कवि हैं भी नागार्जुन, क्योंकि वो कहते हैं जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा, क्यों हतलाऊं, क्योंकि जनता उनसे पूछ रही है, ऐसा वो पंक्तियों में बताते हैं। तो नागार्जुन किस तरीके के उनके तेवर हैं जिसके विषय में नामवर सिंह कहते हैं कि कबीर के बाद दूसरे जो हैं या दूसरे व्यंग्यकार के तौर पे नागार्जुन को वो रखते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि कबीर के बाद हिंदी के सबसे बड़े जो व्यंग्यकार हैं वो नागार्जुन है। ये नामवर सिंह ने कहा है, नामवर सिंह के आलोचक हैं जिनके विषय में हमने बात कर ली है। इनका जो मूल नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। इनके विषय में बात निकल के आती है कि बाबा वैद्यनाथ की कृपा से ये जन्मे थे, इसलिए इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र पड़ा। किस तरीके से आपको पता है ये मैथिली ब्राह्मण थे और जिनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था, और बाद में किस तरीके से श्रीलंका जाके वहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं और बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं और अपना नाम नागार्जुन करते हैं। तो ये इनके विषय में कुछ बातें, यानी इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र है। बिहार के मधुबनी में जन्मे। शिक्षा दीक्षा की बात करें, बेसिक शिक्षा इनकी जो हुई जो कि गांव में ही इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, संस्कृत पाठशाला से पढ़ाई लिखाई हुई। बाद में ये काशी और कलकत्ता यहाँ पे जाके भी इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। ये आपको इनके विषय में ध्यान रखना है किस तरीके से संस्कृत भाषा में इनका पठन पाठन रहा। फिर आपको पता है कि 1930 में ये इनके विषय में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि परीक्षाओं में आते हैं। 1930 में मैथिली में लिखी पहली कविता इनकी छपी, यानी कि आपको पता है स्टार्टिंग में ये यात्री उपनाम से जो कविताएं मैथिली भाषा में लिखते थे। 1930 में इनकी पहली कविता छपती है मैथिली में। 1932 में इनका अपराजिता इससे विवाह होता है। फिर आपको पता है कि इन्होंने काफ़ी देशाटन किया, यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, जैसे राहुल शंकराचार्य के यहाँ देखने को मिलता है ना, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाली जो बात है, तो ये भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, देशाटन किया। आपको पता है भारत के बाहर भी गए, श्रीलंका भी गए और वहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म में वो दीक्षित हुए, जैसा कि मैंने लिखा भी है शिक्षा और दीक्षा। तो दीक्षा इनको मिली श्रीलंका में वहाँ पे दीक्षित होते हैं बौद्ध धर्म में। वहाँ पे इनका नाम नागार्जुन हो जाता है, इनका नाम परिवर्तित हो जाता है और ये बौद्ध धर्म से जुड़ी वहाँ पे उसका जो अध्ययन है वो भी करते हैं, यानी आपको वहाँ पे वो पाली भाषा भी कुछ सीखते हैं। उसके बाद आपको पता है 1938 में जब वो भारत लौटे तो किसान आंदोलन में भागीदारी इन्होंने की। किसान आंदोलन में भागीदारी करने के बाद आपको पता है किस तरीके से उसके कारण इनको 3 बार जेल भी जाना पड़ा। तो 1938 में जब वो भारत लौटे तो किसान आंदोलनों में शरीक हुए, किसानों के लिए खड़े हुए और किस तरीके से आपको पता है वो 3 बार जेल भी गए। तो ये इनके विषय में कुछ बातें, किस तरीके की शिक्षा दीक्षा रही। श्रीलंका में दीक्षा लेते हैं, नागार्जुन नाम पढ़ता है, संस्कृत का काफ़ी अध्ययन किया, काशी में भी किया, कलकत्ता में भी किया, कई भाषाओं का अध्ययन किया, जैसे कि अवधी है, अलग अलग भाषाओं का इनको ज्ञान था। विधाओं की अगर बात की जाए तो किस तरीके से आपको पता है इन्होंने काव्य सृजन किया मोटे स्तर पर, साथ में निबंध भी लिखे, कहानियां भी लिखी। तो ये इनके विषय में कुछ बेसिक बातें। तो हमने इनके परिचय से जुड़ी हुई कुछ जानकारी ली, जो कि परीक्षाओं में इनके फैक्ट्स आते हैं कि 1930 में इन्होंने किस तरीके से पहली कविता इनकी जो है वो छपती है और 1932 में इनका अपराजिता जी से विवाह होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1938 में जब वापस लौटते हैं भारत तो वहाँ पे क्या होता है, किसान आंदोलन जो हो रहे थे उसमें शरीक होते हैं और 3 बार जेल भी जाते हैं। ग्रंथों की अगर हम बात करें, सतरंगे पंखों वाली, ये इनके कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो कि परीक्षाओं में आपके आते हैं, महत्वपूर्ण हैं। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, पत्रहीन नग्नगाज। ऊपर के जितने भी ग्रंथ हैं, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, पुरानी ज्योतियों का कोरस, तुमने कहा था, ये सारे जो हैं इनके हिंदी के काव्य संग्रह हैं। इसके अंदर इनका काव्य जो है हमको देखने को मिलता है। ये सारे क्या हैं, काव्य संग्रह हैं।
जो इनका ग्रंथ है पत्रहीन नग्नगाछ, ये भी काव्य संग्रह है लेकिन ये मैथिली में है, मैथिली भाषा में है। इस ग्रंथ पर इनको 1969 में क्या मिलता है, साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। साहित्य अकादमी सम्मान पर चर्चा हो चुकी है, यानी किस किस को मिला, कब कब मिला, तो उससे जुड़ा वीडियो जो आपको है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक। तो साहित्य अकादमी सम्मान से 1969 में मैथिली भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया था इनका, पत्रहीन नग्नगाछ, नग्नगाछ, पत्रहीन नग्नगाछ, ये जो इनका काव्य संग्रह है जो कि मैथिली में था, 1969 में इस पर साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे साहित्य अकादमी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है वो परीक्षा में बनता ही है। तो ये कुछ काव्य संग्रह हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में आपके बनते हैं। तो साहित्य अकादमी आपको ध्यान रखना है, 1969 में मिलता है। किस पे मिलता है, पत्रहीन नग्नगाछ, जो कि मैथिली में था। भाषा भी आपकी पूछी जाती है ना, मैथिली में वो यात्री उपनाम से लिखते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने बात की इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेके। जैसा कि आपको पता है कौन कौन सी बातें जो है इनकी, अगर प्रवृत्तियों की हम बात करें, यानी किस तरीके के नागार्जुन हैं, ये अगर आपको जानना है, यानी नागार्जुन के यहाँ किस तरीके की बातें देखने को मिलती हैं। आपको पता है 1930 के आसपास जब मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ता है भारतीय काव्य पे, और किस तरीके से उसका प्रभाव भारतीय राजनीति पे भी पड़ता है, उसमें आपको पता है तमाम लोग शामिल होते हैं। और फिर आपको पता है 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, उसमें प्रेमचंद जो होते हैं वो पहले अध्यक्ष के तौर पे आते हैं। उसके बाद आपको पता है अन्य लोग भी उसमें शामिल होते हैं, टैगोर जैसे लोग भी शामिल होते हैं। तो उस उसकी स्थापना से, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा भारतीय राजनीति पे, और जो भारतीय काव्य है उस पर जो प्रगतिशील त्रयी बताई जाती है, जिसमें नागार्जुन आते हैं, जिसमें त्रिलोचन आते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की, जिसकी मैंने अभी चर्चा की कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। तो इस तरीके की, फिर आपको पता है किस तरीके से अंतिम दौर में तमाम लोग जो है उससे प्रभावित रहते हैं, प्रगतिशील विचारधारा से प्रेरित रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। प्रगतिशील विचारधारा जो उस समय की है, यानी उस समय कैसे बताया जा रहा है कि जो मार्क्सवाद से प्रभावित प्रगतिशील की विचारधारा है, उसमें क्या होता है, उसमें एक शोषक वर्ग है जो शोषण करता है, एक शोषित वर्ग है जिसका शोषण होता है। तो महत्वपूर्ण क्या है, वो कवि और जितने भी साहित्यकार हैं वो ये बता रहे हैं कि इस शोषक वर्ग के खिलाफ वो सारे खड़े होते हैं, वो खड़े होने के लिए कहते हैं, जो कि मार्क्सवाद कहता है। यानी जो शोषक है, यानी कि जो सामंत है, जो कि पूंजीवादी है, उसके खिलाफ। कौन शोषित किसान और मजदूर, जो भी वर्ग आते हैं, तो खास तौर से किसान और मजदूर। तो इनको जगाने के लिए कि सारे मजदूरों, जितने भी मजदूर हैं वो एक हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि संगठन में शक्ति है, और सारे जो शोषक हैं उनके खिलाफ खड़े हों। ये जो विचारधारा है ये प्रगतिशील में हमको देखने को वहाँ पे मिलती है। और किस तरीके से तमाम कविताएं, आप नागार्जुन की कविताएं देख लीजिए, आप निराला की कविताएं देख लीजिए, किस तरीके से वो विचारधारा आपको वहाँ पे दिखती है। और भी रचनाकार हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, त्रिलोचन हैं, यहाँ तक कि आप बाद में देखेंगे तो आपको ये सब कुछ चीज़ें आपको सब में देखने को मिलेंगी, धूमिल में देखने को मिलेंगी, आपको ये बात मुक्तिबोध में देखने को मिलेंगी। तो शोषक और शोषित का जो कॉन्सेप्ट आता है प्रगतिशील विचारधारा में, जो कि हिंदी साहित्य में तमाम रचनाकारों के अंदर हमें दिखता है। एक बात, यानी दूसरी चीज अगर आप देखें, यानी कि जो नागार्जुन की अगर हम खास तौर से बात करें, व्यक्तिगत तौर पे नागार्जुन की बात करें, तो नागार्जुन के यहाँ आपको देखने को मिलेगा राजनीतिक व्यंग भी आपको मिलेगा देखने को। यानी कि जो समकालीन स्थितियां हैं, समकालीन जो संदर्भ हैं, उस पर नागार्जुन की क्या है, पैनी नजर है। कि किस तरीके से नागार्जुन कहते हैं कि आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। इस तरीके की जो तमाम उनकी कविताएं हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी चेतना अवस्था है उसको हमें दिखाता है। नागार्जुन के विषय में, नागार्जुन का कैसा विचार था, ये उनकी कविताओं से हमको पता चल जाता है। किस तरीके से नागार्जुन लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। इस तरीके की जो पंक्तियां निकल के आती हैं, तो राजनीतिक जीवन की बात, राजनीतिक व्यंग की बात हो, यानी कि शासन व्यवस्था के विरुद्ध लिखने की बात हो, अथवा उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई जो बात है, वो चीज़ उनके काव्य में दिखती है। प्रकृति का चित्रण उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है, उनकी राजनीतिक समझ हमको देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं लोगों को चिताने का काम जो है वो नागार्जुन उस समय कर रहे हैं अपने माध्यम से, जो कि नागार्जुन की विचारशीलता कैसी है ये हमको दिखाता है, प्रदर्शित करता है। उस कविताओं के माध्यम से नागार्जुन को समझ सकते हैं, नागार्जुन हमको समझ में आते हैं। तो राजनीतिक व्यंग की जो बात है, जिसकी वजह से नागार्जुन को नामवर सिंह कहते भी हैं, मैंने चर्चा की कि कबीर के बाद
हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकार कौन है? नागार्जुन है। ऐसा कौन कहता है? नामवर सिंह कहते हैं, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं जैसा कि मैंने बताया। तो व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी उन्होंने काफी कुछ बातें लिखी। तो ये कहीं ना कहीं आपको महत्वपूर्ण इनके विषय में कुछ बातें जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, किस तरीके की नागार्जुन की विचारशीलता थी, किस तरीके का नागार्जुन का व्यक्तित्व था, कृतित्व था, जीवन वृत्त था, उसको हमने जानने और समझने का प्रयास किया। और किस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में आपको पता है जितने फैक्ट्स हमने बात की वो परीक्षाओं के लिए आपकी महत्वपूर्ण है, आपकी कोई परीक्षा हो, कॉम्पिटिटिव अथवा एकेडमिक। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद किस तरीके से प्रभाव पड़ता है भारतीय साहित्य पे, उसका भारतीय राजनीति पे, आप जानते हैं। तो राजनीतिक व्यंग की बात हो, समकालीन स्थितियों पर दृष्टिपात करने की बात हो, अपने व्यक्तिगत जीवन पर लिखने की बात हो, प्रगति की बात हो, तमाम विषयों पर उन्होंने लिखा। नागार्जुन पे हम लोगों ने तमाम विषयों पे हम लोगों ने इनको दृष्टिपात किया और साथ में इनको समझने का प्रयास किया कि नागार्जुन का व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा था। फिर मिलते हैं किसी नए रचनाकार, आलोचक अथवा साहित्यकार। तब तक के लिए जय हिंद।